हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर। इस वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम्स है और उनमें जो प्रश्न पूछा गया है उनमें से ही हम प्रश्नों को सिलेक्ट करके हम आपके लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसी कड़ी का 5वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और हाँ, जैसा कि हर वीडियो में आप यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं कि पहले देखें फिर विश्वास करने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले देखिए फिर विश्वास कीजिए कि आपके लिए हम कैसा टॉपिक ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के कड़ी के इस वीडियो को। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना है दोस्तों और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। आज की कड़ी का पहला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी जैन दर्शन, ऑप्शन सी योग दर्शन एंड ऑप्शन डी लोकायत दर्शन। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैन दर्शन। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं समाधि मरण पर। ये समाधि मरण है क्या। समाधि मरण एक तरह से जानिए कि संलेखना विधि है। संलेखना विधि को ही हम समाधि मरण कहते हैं। अब संलेखना को चूंकि हम जानते हैं कि जैन धर्म में 2 पंथ है, एक दिगंबर है, एक है श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर संलेखना को समाधि मरण या संलेखना के नाम से जानता है, वहीं श्वेतांबर जो है उसे संथरा के नाम से जानता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और ये संथरा या फिर समाधि मरण क्या है, इसमें क्या है कि जैनी को जब ये आभास हो जाता है कि उनकी मृत्यु अब निकट है तो वो अन्न जल त्याग करके एकांतवास ले लेता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये उनके यहाँ मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सार्थवाह किसे कहते थे। ऑप्शन ए दलालों को, ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिलों को, ऑप्शन सी महाजनों को, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों को। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हम बता दे रहे हैं। इसका सही जवाब है व्यापारियों के काफिलों को। और ये चीज़ें सार्थवाह जो है मौर्य काल से संबंधित है, जिसकी चर्चा, इस शब्द की चर्चा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़े अच्छे ढंग से किया है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है कि हो गया सार्थवाह मौर्य काल से संबंधित है और इसकी चर्चा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि 66वें बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है कि भारत के छोटे छोटे राज्यों को कहें जो जीत कर उसे एक छत्र राज्य के अधीन लाया था। इस तरह एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक बद्ध किसने किया था। तो उसका जवाब चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम बोलें ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न सोल्व किया जा सके, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है, वो तब जब हम उसका सदुपयोग करना चाहें। चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, तोरमान किस जातीय दल का था। ऑप्शन ए सीथियन, ऑप्शन बी हून, ऑप्शन सी यूची एंड ऑप्शन डी शक। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आईएएस प्री 1995 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी हूण। ठीक है, तोरमान किस जातीय दल का था। ऑप्शन बी हूण, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, गुजरी महल किसने बनवाया था। ऑप्शन ए सूरज सेन ने, ऑप्शन बी मान सिंह ने, ऑप्शन सी तेजकरण ने एंड ऑप्शन डी अकबर ने। और यह क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया था।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मान सिंह ने। अब ये मान सिंह को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, दिमाग में अभी बैठ रहा होगा अकबर के समय का, लेकिन इसका सही जवाब है मान सिंह तोमर ने। और वो कब बनवाया था? 1486 ईस्वी से लेकर 1516 ईस्वी के मध्य बनवाया था उन्होंने गुजरी महल। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम आगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जहांगीर महल स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी लाहौर। और ये क्वेश्चन MPPCS प्री 1990 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो हम बता दे रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आगरा। ठीक है, इसका निर्माण जो है अकबर ने कराया था, और जहांगीर हम जानते हैं कि अकबर का पुत्र है, ठीक है ना। तो अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए आगरा में जहांगीर महल बनवाया था, और इसका प्रधान कारीगर जो था वह कासिम खान था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जहांगीर शब्द लगा हुआ है तो माइंड में आ जाएगा जहांगीर ने बनवाया था, ऐसा नहीं है। इनका जवाब हो गया अकबर ने, और कहाँ स्थित है? आगरा में। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत व्यय होता था? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 55%। और ये क्वेश्चन UPRO प्री 2021 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ दिया करता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 40%। क्योंकि ब्रिटिश भारत में जो है कि ब्रिटिश सरकार सैन्य बल पर जो केंद्रीय राजस्व होता था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसका 40% यूज करता था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन बी रोशन सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं यूपी लोअर सब प्री 2004 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, पहली बात तो काकोरी षड्यंत्र जो केस हुआ था वह कब हुआ था, उसका क्लियर कर लीजिए। 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र हुआ था, या फिर कहें काकोरी कांड हुआ था। और इसके बारे में हम पिछले 1-2 वीडियो में इस चीज़ का डिस्कस किए हैं। काकोरी कांड से रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न पर हम लौटते हैं कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जो है कि संबंधित या जुड़ा नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भगत सिंह। बाकी 3 जो आप देख रहे हैं वो काकोरी कांड से जो जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब 1-2 बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि काकोरी कांड जो हुआ था वह काकोरी नामक स्टेशन पर हुआ था, और वह लखनऊ और शाहजहांपुर के बीच, या फिर कहें लखनऊ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे काकोरी स्टेशन है, और वहीं पर जो सरकारी खजाना को लूटा था। अब राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जान लीजिए, इनके नाम से एक स्टेशन की भी स्थापना की गई है। वह रोजा जंक्शन है, रोजा से एक सीतापुर सिटी की तरफ एक लाइन जाती है। तो वहाँ पर चूँकि रोजा जंक्शन से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से एक स्टेशन की स्थापना की गई है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक प्रकार का क्या सम्मान है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ऑप्शन ए BG तिलक ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो बताइए स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग, या फिर कहें इस तरह स्वराज का सर्वप्रथम डिमांड किसने किया था? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। और वो कब? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग किया था दादा भाई नौरोजी ने। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी CR दास को एंड ऑप्शन डी
फाजलुल हक को। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2014 ईस्वी में पूछा गया है। तो जालियांवाला बाग, इसके बारे में बताइए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हम बता दे रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। क्योंकि कांग्रेस ने जो है कि जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 1919 ईस्वी में, उसके रिपोर्ट लिखने के लिए, रिपोर्ट का जो प्रारूप है लिखने के लिए महात्मा गांधी को सिलेक्ट किया था कांग्रेसियों ने। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी महानदी। और ये क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। अब थोड़ी सी कावेरी नदी के बारे में भी जान लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम जो होता है वह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर इनका उद्गम होता है। और इनका कावेरी नदी का जो अपवाह है, बहाव क्षेत्र है, वह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2012 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। हम बता दे रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात में। तो क्लियर है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पुनर्भरण योग्य भौम जल, बिल्कुल ध्यान से, भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और ये क्वेश्चन भी देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2006 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन का सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भौम जल संसाधन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए कंद, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी राइजोफोर एंड ऑप्शन डी घनकंद। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आरएएस आरटीएस प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी अदरक का खाने योग्य भाग जो है कौन सा है? उसका है प्रकंद। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चूँकि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके इस पर सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी हम मुहैया करा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सा? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी ताप्ती एंड ऑप्शन डी माही। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2020 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है चंबल नदी, यानी ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी देहरादून। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89 एंड ऑप्शन डी 90। और ये क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में पूछा गया है। अब ऑप्शन भी देखिए कितना सटा हुआ है, क्रम से है कि आदमी थोड़ा सा मिस करेगा और उत्तर गलत कर देगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 88। अभी तक हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल है उनकी संख्या 88 है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था। बिल्कुल ध्यान से, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए
पैंथालंसा, ऑप्शन बी पैंजिया, एंड ऑप्शन सी लारेसिया, एंड ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस 2006 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पैंजिया। ठीक है, और ये जिस युग की बात है, पृथ्वी जो है एक विशाल भूखंड के रूप में था, वो समय था कार्बोनिफेरस युग। ठीक है, ये भी पूछ देगा कि किस युग की बात है, तो वो युग है कार्बोनिफेरस युग। अब ये युग से संबंधित जो डिस्कस हम करेंगे वो हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं। ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी तारों से, एंड ऑप्शन डी चंद्रमा से। और ये क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी प्री 2005 ईस्वी में पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका आंसर तो बताया नहीं अभी हमने, इसका आंसर जान लेते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रमा से। चूँकि ये जल्दी जल्दी बोलने के क्रम में मिस्टेक हो जाती है, हमने उत्तर बताया नहीं और आगे बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वायुदाब सबसे कम होता है। ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी वसंत ऋतु में, ऑप्शन सी शरद ऋतु में, एंड ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2014 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अब इस प्रश्न का सही जवाब बताने से पहले आप थोड़ी सी बात सोच लीजिए कि वायुदाब कहाँ पर कैसा होता है। एक चीज़ जान लीजिए कि तापमान और वायुदाब में विपरीत का संबंध है। बिल्कुल ध्यान से, तापमान और वायुदाब में विपरीत का संबंध है। यानी तापमान अगर अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। तो इसके हिसाब से क्लियर हो रहा होगा कि अब बताइए किस ऋतु में तापमान सबसे अधिक होगा ताकि वायुदाब कम हो। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन के हिसाब से वो आता है ऑप्शन डी में, ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है, इसलिए ऐसे ऋतु में वायुदाब सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें सतह के लिए है, लेकिन जब सतह से आप ऊपर की ओर आकाश की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे उल्टी बातें हो जाती है कि तापमान के साथ, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, तो वायुदाब में भी गिरावट आती है। तो क्लियर है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में गिरावट से वायुदाब में भी गिरावट आती है। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, एंड ऑप्शन डी जल की मात्रा। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जल का बहाव। क्यूसेक से जल के बहाव को मापा जाता है। एक चीज़ जान लीजिए, जल की शुद्धता को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन ए आयाम मॉडुलन, ऑप्शन बी आवृत्ति मॉडुलन, ऑप्शन सी स्पंद कूट नाड़ी संकेत मॉडुलन, ऑप्शन डी काल विभाग बहुसंकेतन। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आईएएस प्री 1995 ईस्वी, यूपीपीसीएस मेंस 2007 ईस्वी में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो हम बता दे रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आवृत्ति मॉडुलन। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी तापायनिक उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश वैद्युत कोड, एंड ऑप्शन डी वैद्युत संदीप्ति। और ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2021 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। पहले तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसको हम एलईडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बताइए अब क्लियर, एलईडी के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों
ऑप्शन डी वैद्युत संदीप्ति। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब कंप्यूटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए RAM रैम, ऑप्शन बी ROM रोम, ऑप्शन सी CPU एंड ऑप्शन डी CDRAM। ठीक है, CDRAM, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी ROM, CD-ROM, CDROM। ठीक है, अब चलिए इसका सही जवाब हम ढूंढते हैं। कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को हम कहते हैं ऑप्शन ए RAM, रैम। अब ये चूंकि चारों ऑप्शन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप चाहें इनको सुनकर लिख लीजिए। ठीक है, चूंकि हमारे पास संसाधन की कमी है तो आपको सुनकर भी बहुत सारे काम चलाना होगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रोम का है रीड ओनली मेमोरी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। एंड ऑप्शन डी में है CD-ROM, ROM। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, UPPCS मेंस 2012 और उत्तराखंड लोअर सब प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया। तो क्लियर है, कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को रैम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं, ऑप्शन बी पास की वस्तुएं, ऑप्शन सी छोटी वस्तुएं एंड ऑप्शन डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। और ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो पहली बात, ये माइक्रोस्कोप इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में हम सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हिंदी में इसको समझ लीजिए। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं दोस्तों? वह सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन करने के लिए। क्योंकि माइक्रोस्कोप जो कहें या फिर सूक्ष्मदर्शी ऐसी चीज़ों को देखने में हमें मदद करता है जिसे हम आँख से सामान्य रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? साइंस का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और ये क्वेश्चन IAS प्री 1997 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपको आंसर बताने से पहले। तो पहले हमें जानना है अनुचुंबकीय होता क्या है। अनुचुंबकीय वैसे पदार्थ है जो किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं और इसके चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर आंशिक रूप से चुंबकीय होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें कई सारे हैं, ऑक्सीजन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है। तो बताइए आपको इनमें से अभी जो हमने बताया उदाहरण उनमें आ गया होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, मतलब अनुचुंबकीय है अगर कोई है तो वो ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये कई सारे एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। ठीक है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? ऑप्शन ए तांबा एवं निकेल, ऑप्शन बी तांबा एवं टीन, ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन डी तांबा जस्ता एवं निकेल। और ये क्वेश्चन देखिए UPPCS प्री 1993 में, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 में और उत्तराखंड PCS प्री 2002 ईस्वी में पाया जाता है, पूछा गया है। तो बताइए पीतल में या कहें पीतल का मिश्र धातु क्या है? तो एक ट्रिक हम बता देते हैं। पीतल याद रख लीजिएगा, पिताजी, एक ट्रिक हम दे दिए आपको। पीतल किसे किसे बना है? पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। ठीक है, पिताजी। अब ये बताइए पिताजी को याद करते हुए बताइए कि आपको ऑप्शन में से कौन सा मिला? ताजी, ता से तांबा और जी से जिंक यानी जस्ता। तो क्लियर हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? जवाब ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है?
ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमीटर एंड ऑप्शन डी एममीटर। और ये क्वेश्चन देखिए 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्फिग्मोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए हम स्फिग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान से देखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन सी बी पत्ती, ऑप्शन सी तना एंड ऑप्शन डी जड़। और ये क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऐसे सब प्रश्न कई बार बेतुके जैसे लगते हैं क्योंकि हमको ऑप्शन में सब कुछ सही दिखता है, लेकिन जब आप प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। जीवन चक्र शब्द लिखा हुआ है, तो भाई पौधों के जीवन चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है ऑप्शन ए में पुष्प। क्योंकि पुष्प से ही पौधे प्रजनन करता है या पुष्प ही पौधों में प्रजनन का सहायक है, इसलिए पौधों में जीवन की दृष्टि मतलब नए पौधे तैयार करने के लिए पुष्प महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। ऑप्शन ए खेसारी दाल के, ऑप्शन बी सरसों के तेल के, ऑप्शन सी परिमार्जित चावल के एंड ऑप्शन डी खुम्बी के। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया। मतलब कलाई खंज एक बीमारी कह सकते हैं, ये किसके खाने से, अधिक मात्रा में खाने से होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए खेसारी का दाल। ठीक है, खेसारी के दाल खाने से कलाई खंज होता है। अब इसको आप कलाई खंज और खेसारी एक दो बार जब रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, अब आ गए हम पॉलिटी में। पंचायती राज, बिल्कुल ध्यान से, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची एंड ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। और ये क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 ईस्वी, एमपी पीसीएस प्री 2019 ईस्वी में पूछा गया है। तो चलिए बताइए पंचायती राज किस सूची से संबंधित है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों, अब पहली बात तो जान लीजिए कि ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है और ये राज्य सूची से रिलेटेड है। कोई दिक्कत नहीं, पंचायती राज राज्य सूची से संबंधित है और ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए क्षमा दान करे, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे एंड ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 41वीं बीपीएससी प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया है। तो बड़ी अजीब क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत का सर्वे सर्वा है उसको कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। तो भाई उसको अधिकार नहीं दिया गया है, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। तो अब प्रश्न पूछ सकता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है तो भाई कौन हटाएगा या कैसे हटाएगा। तो बल्कि अब इसकी चर्चा जो है संविधान के 124 अनुसूची में अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि वह 2 कारण हो, एक तो साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। इसके आधार पर संसद के दोनों सदन अलग अलग उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से जब अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है या फिर क्या महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देता है, तब राष्ट्रपति कहता है भाई साहब अब आप जाइए। ठीक है, क्लियर हो गया कि न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहले लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई तरह से कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जीबी पंत एंड ऑप्शन डी सीडी देशमुख। और ये झारखंड पीसीएस मेंस 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहली लोकसभा का जब गठन हुआ था उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34,
लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति कार्यालय में, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय में एंड ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2015 ईस्वी में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब बताना है। अब देखिए प्रश्न में ही कई चीज़ें लिखा है, लोक लेखा समिति। अब इसमें लोक शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसमें समझिए आपका आधा उत्तर निकल गया। तो लोक से लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। तो लोक लेखा समिति लोकसभा से रिलेटेड है, लोकसभा की एक समिति है, इसलिए वो अपना रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है, ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में सबसे अधिक संख्या है और वो संख्या है 403। देख लीजिए, मतलब लोकसभा से मिला जुला, लोकसभा से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और वह राज्यसभा से तो 2 गुने से कुछ कम है, ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु गैस को प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। पहले तो प्रश्न आपको अटपटा लग रहा है, तो इसका पहले प्रश्न को समझिए। वाहनों में पेट्रोल के जलने से, क्लियर है, वाहनों में पेट्रोल का जलता है, उसके बाद उनसे एक धातु निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। तो बताइए क्या निकलती है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है लेड, ठीक है। अब देखिए इसके प्रदूषण से क्या क्या होता है। इसका बच्चों पर असर पड़ता है कि उसकी आईक्यू जो सिस्टम है या फिर कहें उनकी बुद्धि शक्ति जो है उनके लेवल को घटाता है और वयस्कों में मतलब एल्डर में श्वसन संबंधी बीमारी को पैदा करता है, ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी सूरत। और ये क्वेश्चन देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सूरत। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। और ये घोषणा कब हुआ था ये भी जान लीजिए कि सूरत भारत का सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला बन गया है। वो है दोस्तों 26 मार्च 2018 ईस्वी में। मतलब भारत में 26 मार्च 2018 ईस्वी को सूरत सौर संचालित 100% सौर संचालित पहला स्वास्थ्य केंद्र बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जुलाई को, ऑप्शन बी 29 जुलाई को, ऑप्शन सी 20 जुलाई को एंड ऑप्शन डी 25 जुलाई को। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2014 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है बी 29 जुलाई को, ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी कल्याण सिंह रावत एंड ऑप्शन डी मेधा पाटेकर। और ये जो है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब। मैती आंदोलन उत्तराखंड में जो इसके जनक कौन थे? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है कल्याण सिंह रावत। और ये 1995 ईस्वी में हुआ था। और ये मैती आंदोलन जो है वह पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड है और ये उत्तराखंड का चमोली जिला है, वहीं पर इनकी शुरुआत हुई थी 1995 में। अब थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है और मेधा पाटेकर जो समझ लीजिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये भी जो है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित एक कार्य करता है, ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40,
भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी गिद्ध। और ये क्वेश्चन देखिए आईएएस प्री 2009 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए फ्लाइंग फॉक्स या उड्डयन वल्गुल क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों चमगादड़। ये एक प्रकार का चमगादड़ है। अब इसके बारे में जान लीजिए उपनाम, ये ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। कौन? फ्लाइंग फॉक्स, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अब ये बिहार स्पेशल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। और ये क्वेश्चन देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। तो बताइए बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये कब की बात है? चंपारण सत्याग्रह, जब महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, उसमें गांधी जी के साथ थे ये, इसलिए बिहार में किसान आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद को विशेष रूप से जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। जापानियों ने किस नगर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी बोध गया। और ये क्वेश्चन देख लीजिए 44वीं बीपीएससी प्री 2001 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हम बता दे रहे हैं राजगीर। जापानियों ने राजगीर में 1978 ईस्वी में साक्य मुनि के नाम से विश्व शांति स्तूप का निर्माण करता है और वो राजगीर का प्रमुख आकर्षण का कारण भी है। इसलिए क्लियर हो गया एक चीज़ और, जापानियों ने जो राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था उसका नाम क्या है? वो नाम भी याद रख लीजिए, शाक्य मुनि। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। कब? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सासाराम एंड ऑप्शन डी झारखंड। और ये क्वेश्चन भी देखिए 41वीं बीपीएससी प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? तो इसका हम जवाब बता दे रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये घटना है 1583 से 1591 ईस्वी के बीच। वहाँ पर अब जान लीजिए उस समय राल्फ फिच ने अकबर के शासनकाल, पहली बात तो जानिए 1583 से 1591 ईस्वी के बीच राल्फ फिच अकबर के शासनकाल में भारत आता है और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं, किसने कहा था? तो आप भूलेंगे नहीं, वो कहा था राल्फ फिच ने। और वह किसके समय में भारत आया था? अकबर के समय में। और उसका समय क्या है? 1583 से 1591 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी श्रीरंगम, ऑप्शन सी पिछवाई एंड ऑप्शन डी मुगल। और ये क्वेश्चन देखिए 46वीं बीपीएससी प्री 2004 ईस्वी में पूछा गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों मधुबनी। ठीक है, मधुबनी बिहार की पेंटिंग है। तो बाकी तीन भी इंपॉर्टेंट कम नहीं है। अब देखिए श्रीरंगम कहाँ से संबंधित है? वह है तमिलनाडु से। ठीक है, पिछवाई कहाँ से संबंधित है? वह है राजस्थान से। ठीक है, और मुगल के संबंध में कहा जाता है यह भारत नहीं एशिया की पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 245 एंड ऑप्शन डी 250। और ये क्वेश्चन 46वीं बीपीएससी प्री 2004 ईस्वी में पूछा जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब बताइए, बिहार में वर्तमान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 243। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
क्वेश्चन नंबर डी, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए में कैप्टन नेक फेविले, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट बास्टिन, ऑप्शन सी मेजर बरो एंड ऑप्शन डी कर्नल वाइट। और ये क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी प्री 2005 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए 1855 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह हुआ था भारत में और खासकर बिहार में, उसने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है मेजर बरो। मेजर बरो को संथालों ने हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी बूढ़ा भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा एंड ऑप्शन डी शंभुदान। बताइए मुंडा क्रांति के जनक या नेता कौन थे? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा, यानी मुंडा क्रांति बिरसा मुंडा से संबंधित है। इसके नाम में भी मुंडा शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही इस पे मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 42 में। अब बताइए बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वह है राजगीर में। और राजगीर में ये विश्व शांति स्तूप की ऊंचाई कितनी है ये भी ध्यान में रख लीजिए। ऊंचाई है 400 मीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख लीजिए 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया। तो क्लियर है, विश्व शांति स्तूप से भी रिलेटेड कई सारे प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी कैंप जेल एंड ऑप्शन डी भागलपुर जेल। और ये क्वेश्चन देखिए 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया है। तो क्लियर है 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके किस जेल में रखा गया था? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके बांकीपुर जेल में नजरबंद किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आप जानते हैं कि मैं हर सेट में 50 क्वेश्चन को समाहित कर रहा हूं और इसी तरह इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए मुरली भरहवा के, ऑप्शन बी मुरली भीत के, ऑप्शन सी मुरली धीर के एंड ऑप्शन डी मुरली खेर के। और ये क्वेश्चन 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 ईस्वी में पूछा गया। अब थोड़ा सा आगाह करते हैं दोस्तों, बहुत से लोग कोड वर्ड याद कर लेते हैं, राजकुमार मुरली, तो इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि चारों में आप देख रहे कॉमन है मुरली। कहीं पे भरावा, भीत, धीर, खेर, यानी पूरा गांव का पूरा नाम याद रखना है और इसका नाम है मुरली भरहवा, यानी राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे। अब राजकुमार शुक्ल जब आ ही गया है तो इसके बारे में जान लीजिए कि इन्होंने ही महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था और इनकी मुलाकात यानी राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से कब हुई थी? 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुई थी। ठीक है, उनके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया। बिहार में महात्मा गांधी ने अंततः एक भारत के इतिहास में पहला आंदोलन चलाया और वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जिसका एक अमिट छाप है भारत के इतिहास में। तो इस तरह दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट तो कीजिए ही, और अगर पसंद आता है ना दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर मारिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट ही हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जीवन में आगे बढ़िए और कभी न डरिए जब तक कि जीवन में अपने सपने को पूरा न कर लीजिए। और हाँ, कई बार हम कह चुके हैं कि अगर मेरे मेहनत से कोई एक साथी भी अपने मुकाम को हासिल करता है तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।